हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपनी इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जीके या जीएस के बारे में। इसी जीके या जीएस को पढ़ते वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं बायोलॉजी तक। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान तक। और जीव विज्ञान की आज जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर सेकेंड, क्लास नंबर 2। कल हम बात कर चुके हैं सेल और ब्लड के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आज हम लोग बातें करेंगे कि भाई ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम से या बोन से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत करेंगे प्रथम क्वेश्चन से। ये रहा हमारा क्वेश्चन। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो आप लोग बोलेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक के बारे में कल हमने बात की थी, इन्होंने सेल की खोज की। अभी बात करेंगे परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। जब रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप लोग इसमें एक बात देखेंगे, एक शब्द है वेसल्स। वेसल्स यानी कि वितरिका। ये वेसल्स दो प्रकार की होती हैं। एक को बोलते हैं आर्टरी, आर्टरीज, और एक को बोलते हैं वेन्स। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है धमनी और एक होती है सिरा। दो तरीके की नसें होती हैं। आप लोग हमारे मानव शरीर को देखते हैं तो आपको नीली नीले ऐसी ये नसें दिखती हैं। ये क्या है? ये है सिरा। और एक अंदर होती है, वो रेड होती है, वो क्या होती है? होती धमनी। इनका कलर कैसा होता है? तो आप लोग बोलेंगे ये रेड कलर की होती है, रेड कलर। और अगर मैं बात करूं इनकी, तो आप लोग कुछ की ब्लू होती है, कुछ की ग्रीन होती है, तो हम लोग लिख लेते हैं ब्लू कलर होता है इनका, यानी नीले रंग की होती है, जो आप लोग ये अपने हाथ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, दो तरीके की है, एक तो लाल होती है और एक नीली होती है। और क्या बात है, इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन आपको किन के अंदर देखने को मिलेगी? तो आप लोग बोलेंगे ऑक्सीजनीकृत रंग या फिर ऑक्सीजनीकृत ब्लड आपको कहां देखने को मिलेगा? तो आप लोग बोलेंगे धमनी के अंदर। इसके अंदर प्योर ब्लड होता है, यानी शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे इसके अंदर शुद्ध रक्त होता है। ये बात आप लोग धमनी से याद रखेंगे। इसके बाद बातें करें सिरा के बारे में। सिराएं होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर कार्बोनेटेड ब्लड होता है, यानी कि CO2 देखने को मिलती है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद इन्हीं में आप लोग देखेंगे अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध रक्त किसके अंदर प्रवाहित होता है? तो आप लोग बोलेंगे अशुद्ध रक्त सिराओं के अंदर प्रवाहित होता है। ये तीन तीन बातें आप लोग धमनी और सिरा से याद रखेंगे कि लाल कलर होता है, ये अंदर होती हैं, ये बाहर होती हैं। हम लोग आगे और बातें करेंगे धमनी और सिराओं के बारे में। आगे बढ़ते हैं। धमनी में रक्त स्त्राव की विशेषता निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? रक्त लाल होता है, रक्त बैंगनी होता है, रक्त स्त्राव निरंतर होता है, रक्त स्त्राव रुक रुक कर होता है। तो आपको पता भाई धमनी कैसे कलर की है? रेड कलर की है। तो यदि उसके अंदर कोई चोट लगेगी तो उससे कैसा रंग निकलेगा? तो आप लोग बोलेंगे ब्लड इज रेड, यानी आपको रक्त लाल होता दिखेगा। ठीक है, एक तो बैंगनी हो जाता है, वो हमारी नसों का है, ये धमनियों का है। अगर धमनियों की बात करूं तो ये क्या है भाई? धमनी क्या है? ये शरीर के निचले हिस्से में देखने को मिलती है, यानी अंदर, निचले या अंदर वाले हिस्से में होती है। ये हमें दिखाई नहीं देती। इनका रंग लाल होता है। ये मांसपेशियों के अंदर होती है, मांसपेशियों के अंदर होती है, यानी मांसपेशियां हैं उनके अंदर होती हैं, या ना कि बाहर, मांसपेशियों के अंदर होती है। ठीक है, क्या? तो आप लोग बोलेंगे धमनी। इनका काम क्या भाई? इनका काम है ऑक्सीजन वाले, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन या फिर प्योर ब्लड है, यानी कि शुद्ध रक्त है, इस शुद्ध रक्त को शरीर के हर अंग तक पहुंचाना। शुद्ध रक्त को शरीर के हर अंग तक पहुंचाना किसका काम है? तो आप लोग बोलेंगे ये काम है धमनी का। अभी इसके बाद मैं बात करूं सिरा। सिरा क्या होती है? ये शरीर के बाहर वाले हिस्से पर होती है, शरीर के बाहर वाले हिस्से पर होती है, और इनके अंदर अशुद्ध रक्त होता है, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो ये क्या हो गया? अशुद्ध रक्त हो गया।
अशुद्ध रक्त का प्रवाह किसके माध्यम से होता है? तो आप लोग बोलेंगे अशुद्ध रक्त का प्रवाह शिरा के माध्यम से होता है। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे आप लोगों ने, ये हाथ काट लेते हैं तो हाथों की नसें कटती हैं, और नसें कटती हैं तो थोड़ा थोड़ा स्क्रैच हो जाता है, लेकिन वो आदमी मरता नहीं। अभी क्या, अगर किसी को मरना है तो वो चक्कू को बिल्कुल हाथ के अंदर दे दे, जो अंदर वाली नसें हैं वो कटेंगी तब इंसान की मृत्यु होगी। क्योंकि जो बाहर वाली नीली नीली नसें हैं इनके अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाह होता है, इनके अंदर शुद्ध रक्त नहीं होता है। ठीक है, लोग याद रखेंगे सिरा और धमनी से ये बात। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है? अभी बात करेंगे हम लोग परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग बोलेंगे परिसंचरण तंत्र मेनली तो 4 प्रकार का होता है, लेकिन एग्जाम में 3 प्रकार के आते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। एक दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण, परिसंचरण तंत्र। और एक होता है मिश्रित परिसंचरण तंत्र। तीसरा आप लोग याद रखेंगे मिश्रित परिसंचरण तंत्र, मिश्रित परिसंचरण तंत्र। ये 3 प्रकार का है, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र और मिश्रित परिसंचरण तंत्र। खुले परिसंचरण तंत्र की क्या क्या विशेषता है? इसके अंदर वेसल नहीं होती है। वेसल यानी कि जो ये आप लोग धमनी और शिराएं पढ़ रही थी, ये वेसल्स नहीं होती, वेसल नहीं होती है। इनका एंडोस्केल्टन होता है, एंडोस्केल्टन कार्य करता है इनका। इसके एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं भाई, कॉकरोच, कॉकरोच इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कॉकरोच है, या फिर मोलस्का है, मोलस्का भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, मोलस्का। इसके बाद में बात करूं बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, इसमें वेसल मौजूद होती है। वेसल्स क्या होती है? वेसल्स मौजूद होती हैं। जब वेसल्स मौजूद होती हैं तो इसके अंदर आप लोग एक्सोस्केलेटन, सॉरी एक्सोस्केलेटन बाहर पढ़ते हैं हम लोग, इसके अंदर ले देता हूं मैं एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन यहां पर याद रखेंगे। इनका कैसा होता है? तो आप लोग बोलेंगे इनका होता है एक्सोस्केलेटन, एक्सो एंडोस्केलेटन होता है। इसके एग्जाम्पल यदि आपसे पूछूं तो आप लोग बताएंगे एनिमल्स, यानी कि पशु। पशु किसका उदाहरण है? तो आप लोग बोलेंगे ये बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। इसकी हाफ बॉडी जो मिश्रित है, इसकी हाफ बॉडी बाहर होती है और हाफ बॉडी अंदर होती है, हाफ बॉडी बाहर और हाफ अंदर। ये क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे ये होता है बंद परिसंचरण, सॉरी मिश्रित परिसंचरण तंत्र। ये 3 तरीके के परिसंचरण तंत्र आप याद रखेंगे, एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद, और तीसरा मिश्रित परिसंचरण तंत्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है दायां निल्य, बायां निल्य, दायां आलिंद या बायां आलिंद। महाधमनी की बात करी है एरोटा की, एरोटा की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम लोग एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है, दिल की बात करेंगे। दिल की आकृति जैसे आपने देखी है वैसी नहीं होती। क्वेश्चन आता है कि दिल की आकृति कैसी होती है? तो आप लोग बोलेंगे फीस्ट पाम, यानी कि आकृति कैसी होती है? तो बंद मुट्ठी के आकार की होती है, आकृति बंद मुट्ठी के आकार की होती है, बंद मुट्ठी के आकार की होती है भाई। क्या? तो आप लोग बोलेंगे दिल की आकृति। ऐसा नहीं होता कि भाई दिल ऐसे बना दो आप लोग, ऐसा नहीं होता, ये केवल हम लोग मानते हैं। पता नहीं कहां से ये कंसेप्ट आया है। गुलाब का जो पत्तियां हैं उनके अंदर ऐसी शेप देखने को मिलती है हमें। ठीक है, बंद मुट्ठी की आकृति होती है किसकी? तो आप लोग बोलेंगे दिल की। आप ऐसी मत मानना। ठीक है, अब ये क्या है? ये 24/7 वर्क करता शरीर में, 24/7। ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है, यानी इसका सारा का सारा रिलेशन किससे है? तो आप लोग बोलेंगे रक्त से है। ठीक है, अभी दिल के बाद आप लोग इसी दिल को हृदय से बोलते हैं। इसी हृदय की महाधमनी क्या कहलाती है? तो हृदय की महाधमनी, महाधमनी कहलाती है अरोटा, अरोटा। ठीक है, अब इस अरोटा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। अरोटा किसे बोलते हैं? ये हृदय की महाधमनी होती है, अरोटा। महाधमनी के शीर्ष पर होता है भाई, तो आप लोग बोलेंगे ये बायां निल्य, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो ये राइट, दायां आलिंद और बायां आलिंद भी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं दाएं आलिंद की बात करूं तो इसके अंदर कैसा रक्त होता है? तो आप लोग बोलेंगे अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त। अगर मैं बोलूं बायां आलिंद तो इसमें बताएंगे आप लोग शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अभी 2 शब्द और देखने को मिलेंगे आपको। एक शब्द देखने को मिलेगा बेस,
और एक शब्द आप लोग देखेंगे एपेक्स, बेस और एपेक्स। जो ये बेस है और ये एपेक्स हैं, ये हृदय के पार्ट हैं, हृदय के पार्ट हैं। जो एपेक्स है, ये एपेक्स क्या भाई, ये थोड़ा सा बाईं तरफ है, थोड़ा बाईं तरफ झुका हुआ, बाईं तरफ झुका हुआ। इसका तो आप लोग बोलेंगे एपेक्स का, और बेस का तो आप लोग बोलेंगे दाईं तरफ झुका हुआ किसका, बेस का। ये हृदय के बारे में आप लोग बातें याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हृदय के आवरण को कहा जाता है, ठीक है। तो हृदय के आवरण को आलिंद, वक्ष, अगरक या पेरिकार्डियम। तो आप लोग बोलेंगे हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या है, ये हृदय प्रोटेक्ट हो रखा है, हृदय की सुरक्षा के लिए। ये क्या है, हृदय का सुरक्षा द्रव, सुरक्षा द्रव है। एक द्रव के अंदर, एक लिक्विड के अंदर हमारा हृदय है, उस लिक्विड का नाम क्या है, पेरिकार्डियम, ठीक है, लिक्विड का काम। अभी हृदय की बात करें तो मानव शरीर में हृदय होता है, मानव शरीर में जो हृदय होता है, इस हृदय का वजन कितना होता है, मानव शरीर के हृदय का वजन, तो आप लोग बोलेंगे इसका वजन होता है 250 से 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम वजन होता है किसका, तो आप लोग बोलेंगे हृदय का, हृदय यानी दिल का। अभी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि हृदय की ऊंचाई कितनी है, हृदय की ऊंचाई कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे कि हृदय की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, नहीं लंबाई लिखो 12 सेंटीमीटर, लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है तो 6 सेंटीमीटर। ये बात आप लोग याद रखेंगे, किससे, तो आप लोग हृदय से, हृदय की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये 3 बातें आप लोग याद रखेंगे। हृदय के आवरण को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। ये पेरिकार्डियम क्या है, एक द्रव है, ठीक है। पेरिकार्डियम क्या करता है, ये पेरिकार्डियम जो कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण होते हैं, उनको प्रोटीन के रूप में तोड़ने का काम करता है। इसकी हम लोग आगे बात करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दांतों के अध्ययन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है, आर्कीप्लेगो या आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ओडोंटोलॉजी या ओटोलारी लोगोलॉजी। तो आप लोग बोलेंगे दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग बोलेंगे ये कहलाता है ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अभी दांत बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले दांतों के प्रकार, ये आपको पता होने चाहिए, दांतों के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ते हैं इंसीजर, इंसीजर, इसको क्या बोलते हैं, इंसीजर को बोलते हैं आप लोग कृंतक। एक तो दांतों का प्रकार ये है कृंतक। दूसरे कौन से हैं, तो आप लोग बोलेंगे दूसरे हैं कैनन, कैनन यानी कि रदनक, रदनक दांत होते हैं। तीसरे कौन से होते हैं भाई, तीसरे होते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर यानी कि अगरचर्वक, अगरचर्वक। और चौथे कौन से होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे मोलर, मोलर यानी कि चर्वक। ये 4 प्रकार के आपको दांत देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, इंसीजर, कैनन, प्रीमोलर और मोलर। अब अगर मैं बात करूं इंसीजर की संख्या एक तरफ कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 2, एक तरफ 2 इंसीजर हैं और एक तरफ 1 कैनन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगर चर्वक की, तो अगर चर्वक कितने हैं, तो आप लोग बोलेंगे 2। अगर मैं बात करूं चर्वक की, तो ये कितने हैं 3, ठीक है। ये दांतों का क्रम है, 2 कृंतक हैं, 1 रदनक है और अगर चर्वक 2 है और 1 चर्वक है। आप लोग रदनक देख भी पा रहे होंगे, एक ऐसा जो वैम्पायर को निकला होता है, इस तरीके का दांत होता है एक तरफ, लेकिन दोनों तरफ, क्योंकि ऊपर वाले जबड़े की बात कर रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या कर देंगे इंटू 2, इसको भी क्या कर देंगे इंटू 2, इसको भी क्या कर देंगे इंटू 2 और इसको भी क्या कर देंगे इंटू 2। तो कितने हो गए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 4 10, 2 12 और 4 16, टोटल कितने हो गए 16। लेकिन 16 है एक जबड़े में, 16 दांत एक जबड़े में है, एक जबड़े में 16 दांत। अगर मेरे को दोनों के निकालने हैं तो 16 इंटू 2 कितना हो गया 32। मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 32, ठीक है। ये आप लोग दांतों का क्रम याद रखेंगे, इंसीजर, रदनक, अगर चर्वक और चर्वक, ये 4 प्रकार के दांत हमें देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दांतों का क्षय तब शुरू होता है जब हमारे मुंह का पीएच डैश होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांतों का क्षरण कब शुरू होता है। दांतों का क्षरण, हमारे मुंह का पीएच यदि 5.5 से कम है
तो क्या होगा, इज लेस देन 5.5। वैसे तो मैं बताऊं, दांतों को खराब कौन करता है, दांतों को खराब कौन करता है, तो आप लोग बोलेंगे दांतों को खराब करने का काम करता है फ्लोरीन। फ्लोरीन से दांत खराब होते हैं, इसकी हम लोग आगे बात करेंगे। फ्लोरीन से दांत खराब होते हैं। अब दांतों से क्या बात याद रखेंगे, एक तो दांतों का अध्ययन पढ़ा आपने, दांतों का अध्ययन क्या पढ़ा, दांतों का अध्ययन पढ़ा ओडोंटोलॉजी। लेकिन दांतों का जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे डॉक्टर को बोलते हैं डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या है, दांतों का डॉक्टर। ये दांत बने किससे होते हैं, जो दांत हैं वो एक कोशिका से बने होते हैं, कोशिका का नाम है ओडोंटोब्लास्ट। एक कोशिका है जिसका क्या नाम है, ओडोंटोब्लास्ट। उस ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से क्या बने हैं, तो आप लोग बोलेंगे ओडोंटोब्लास्ट कोशिका से दांत बने होते हैं। ठीक है, इसी दांतों में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक मनुष्य के दांतों में क्षरण हो रखा है, यानी दांत थोड़े से टूट रखे हैं, और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उस दांत के अंदर कुछ भरवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे दांतों को भरने के लिए डॉक्टर चांदी के अमलगम का प्रयोग करता है। दांत को भरने के लिए चांदी के अमलगम से टूथ फिलिंग होती है, यानी दांत को भरा जाता है। टूथ फिलिंग किससे होती है, तो आप लोग बोलेंगे टूथ फिलिंग चांदी के अमलगम से होती है। ये बात याद रखेंगे। अब मनुष्य के मानव जीवन में कितने दांत आते हैं, तो आप लोग बोलेंगे मानव जीवन में टोटल दांत कितने आते हैं, तो आप लोग बोलेंगे मानव जीवन में टोटल जो दांत होते हैं उनकी संख्या है 52। 52 टोटल दांत आते हैं मनुष्य में। एक स्वस्थ मनुष्य में कितने दांत होते हैं, स्वस्थ मनुष्य में कितने दांत होते हैं, स्वस्थ मनुष्य में आप लोग बोलेंगे कि 32 दांत होते हैं। स्वस्थ मनुष्य में 32 दांत, 32 दांत होते हैं। फिर भाई टोटल 52 आते हैं, तो 32 कैसे बच गए, तो आपने एक शब्द सुना मिल्क टूथ। मिल्क टूथ यानी कि दूध के दांत। जो मिल्क टूथ है वे एक बार आते हैं और टूट जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 20। 20 मिल्क टूथ आते हैं, यानी दूध के दांत आते हैं, और वे आते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि भाई स्वस्थ मनुष्य में 32 दांत होते हैं, टोटल 52 आते हैं जीवन काल में। अगला देखेंगे, जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बात आ गई जीभ की। जीभ, जीभ या फिर आप इसे टंग बोलते हैं, टंग। अभी टंग के बारे में थोड़ी सी बात कर देते हैं हम लोग। ये क्या है, तो आप लोग बोलेंगे टेस्ट ग्लैंड। टेस्ट ग्लैंड, इससे हम लोग टेस्ट का पता लगाते हैं। एक जीभ बना देता हूं मैं, वैसे समझ में आएगा आपको। देखो ये जीभ है, ये थोड़ी सी कुत्ते की जीभ होगी, लेकिन आप इसे इंसान की मान लेना। यहां पर खत्म हो जाती पीछे, ठीक है। अभी जो ये आगे वाला पार्ट है, एक तो ये है, और एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है जीभ में। एक पार्ट ये होता है, एक पार्ट ये होता है, और एक पार्ट ये होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे जीभ को। देखो अलग अलग कलर से फिल भी कर सकता हूं मैं इसको, ऐसे बनाया मैंने जीभ को। ठीक है, अब इसके अंदर कलर फिलिंग कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि इजी हो जाए। एक पार्ट हो गया ये बड़ा, इसके बाद एक पार्ट हो गए छोटे छोटे दो ये बड़े, इसके बाद दो छोटे छोटे और हो गए। दो छोटे छोटे पार्ट यहाँ बना देते हैं। एक पार्ट कहाँ हो गया, एक पार्ट हो गया बैक एंड पे, यानी कि यहां पर। ये पार्ट मान लो जीभ के अंदर इतने टुकड़े हैं। अभी इस जीभ में हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं से कोई कोई टेस्ट आता है। जैसे पूछ लिया कड़वा होता है, तो पीछे की ओर कड़वा होता है। जीभ का जो टेस्ट है पीछे की ओर कड़वा होता है। अगर मैं इसको 3 पार्ट में तोड़ता, एक तो अग्र भाग है, एक मध्य भाग है, और एक पश्च भाग है। ये 3 भागों में यदि मैं तोड़ता, तो अग्र भाग कैसा होगा, अग्र भाग मिठास के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, मध्य भाग किसके लिए होगा, तो सॉल्ट के लिए, और पश्च भाग किसके लिए होगा, तो आप लोग बोलेंगे ये होता कड़वे के लिए, खट्टे के लिए, या कड़वा लिख लो आप लोग इसे, कड़वा। अब ये मैंने जीभ बनाई थी, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो आप लोग ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये कैसा होगा, ये होगा बिटर, ये पार्ट होगा बिटर। फिर आपको ये वाला पार्ट दिखा, ये कैसा होगा, ये होगा सोर। अब ये वाला पार्ट दिखा, ये कैसा होगा, तो आप लोग बोलेंगे ये होगा साल्टी। फिर आपको ये लास्ट वाला पार्ट दिखा, ये कैसा होगा, स्वीट। क्या मेरी बात आप लोग समझ पाए। जीभ का जो आगे वाला भाग है ये फ्रंट है,
जो बाहर निकल रखी है ना, यहाँ पर दांत हमारे, ऐसा मान लो ये दांत है, दांतों के बीच में जो है वो जीभ है, ये दांत मान लेना। ठीक है, थोड़ा सा समझ पाएंगे आप लोग। ये जो जीभ है, अब मैं इसको निकाल के तो कैसे दिखाऊं, लेकिन आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, जो सबसे फ्रंट पार्ट है वो स्वीट होगा, थोड़ा सा पीछे जाएंगे साल्टी हो जाएगा, थोड़ा सा और पीछे जाएंगे सोर हो जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या हो जाएगा, बिटर यानी कड़वा हो जाएगा। और यही एग्जाम में क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, ये क्या करता है, ये स्वीट के बारे में बताता है, टेस्ट के बारे में सारी सारी बातें हमें जीभ बताती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड पार्ट ऑफ इट टंग। आगे आ जाओ। कपाटिक जैसे आवरक जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकते हैं, वह क्या कहलाते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक शब्द देखो आप लोग, एक शब्द है नाल। हम लोग मुख से खाना खाते हैं, इस नाल को दो पार्ट में तोड़ लो। दो पार्ट कौन कौन से भाई, एक है आहार नाल, एक क्या है आहार नाल, और दूसरी क्या है तो आप लोग बोलेंगे श्वास नाल। ये दो है। ये आहार नाल क्या है, ये मुख से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है और कहां तक जाती है तो आप बोलेंगे ये पेट तक जाती है। श्वास नाल क्या है, ये भी मुख से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है आप लोग बोलेंगे मुख से शुरू होती है, कहां तक जाती है तो आप लोग बोलेंगे ये जाती है फेफड़ों तक, लंग्स तक। एक ही मुख से, एक ही गला है, एक ही गले के माध्यम से सारी सारी नीचे जाएंगी। अब जब एक गले से नीचे जाएंगी, कई बार ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं और खाना खाते खाते वो हमारी श्वास नली में चला जाए, फेफड़ों में चला जाए, तो कैसा होगा, एकदम से आपका जी निकल जाएगा। तो इसको रोकने का काम कौन करती है, लेरिलेक्स, रेलिलेक्स। लेकिन आप लोग इसे एक बात से और समझेंगे। एक शब्द आप लोग देखते हैं, इसका नाम है एपिग्लोटस। एपिग्लोटस, ये शब्द याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसोफोगस के बारे में बताएंगे, लेकिन एपिग्लोटस देखेंगे। देखो एपिग्लोटस क्या होती है, एक ढक्कन है। ये क्या है, एक ढक्कन है। जब मैं खाना खाता हूं तो जो हमारी आहार नाल है उसको ओपन कर देता है, जब मैं सांस लेता हूं तो मेरी श्वास नाल को ओपन कर देता है। ये काम किसका है, एपिग्लोटस का। ये नहीं है क्या है किस्म से ढक्कन। जब मैं खाना खाता हूं या फिर मैं जब सांस लेता हूं, खाना खाते वक्त श्वास नली को बंद कर देता है, श्वास नली को बंद कर देता है। ठीक है, क्या तो आप लोग बोलेंगे एपिग्लोटस। एक शब्द है ईसोफोगस, या आप इसे ओशियोफोगस भी बोल सकते हैं, ओशियोफोगस। ये क्या करता है, ये क्या करता है, जब मैं खाना खाता हूं, सॉरी जब मैं सांस लेता हूं, सांस लेते वक्त क्या करता है, सांस लेते वक्त ये क्या करता है, सांस लेते वक्त ये हमारी जो ये वाली है इसको बंद कर देता है। सांस लेते वक्त आहार नाल को बंद कर देता है, कहीं सांस आहार नाल से पेट में न चला जाए, नाल को बंद कर देता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों की दोनों याद रखेंगे आप लोग, आहार नाल और श्वास नाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में छोटी आंतों की लंबाई है। देखो अगर मैं बात करूं, एक शब्द है डाइजेसिव, डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र। मानव शरीर के संपूर्ण पाचन तंत्र की लंबाई कितनी है, संपूर्ण पाचन तंत्र की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे संपूर्ण पाचन तंत्र की लंबाई है 22 फीट। 22 फीट, या आप इसे 9 मीटर भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसे, 9 मीटर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसमें क्या है, एक छोटी आंत आ गई है। एक बात याद रखनी है, छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, लंबाई ज्यादा होती है, और बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है और बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। ठीक है, अभी इसमें पूछ लिया मानव शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे 7.5 मीटर है। 7.5 मीटर। अगर मैं एग्जैक्ट की बात करूं 6 से 7 मीटर, या आप इसे ये भी बोल सकते हैं, ये 20 फुट से लेकर ना 25 फुट तक होती है। कितनी बड़ी होगी,
20 फुट से 25 फुट, अगर मैं मीटर में बात करूं तो आप लोग 6 से 7 मीटर याद रख सकते हैं। ये छोटी आंत की लंबाई है, आप देख रहे हो, देख पा रहे होगे आप लोग कि भाई क्या बात कर रहा है। छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत क्या करती है भाई, ये पाचन करने का काम करती है। आप लोगों को समझाता हूं, देखो ये जो छोटी आंत है ये कैसी होती है। छोटी आंत, आप लोग पेट देखते हैं, कुछ कुछ ऐसे 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 आपको बहुत सारी चीजें दिखती हैं, और फिर एक आवरण का रखा है। ये दो है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत है। ये डाइजेशन में काम करती है, यानी पाचन के अंदर काम करती है। अब छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में हम लोग कोई भी चीज खाना खाते हैं, जैसे मैंने मुख से खाया, मुख से कोई खाना खाया, मुख के बाद वो कहां पर जाएगा, तो वो दांतों पर जाएगा। डाइजेशन यहाँ से शुरू होता है, दांतों के बाद वो कहां पर जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे वो जाएगा जीभ पर। जीभ के बाद वो कहां पर जाएगा, तो जीभ के बाद वो गले से, हमारे गले से कहां उतर जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे गले से उतर जाएगा अमाशय में। और अमाशय में जाने के बाद, अमाशय यानी पेट के अंदर जाने के बाद वो कहां पहुंच जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर से ये सारे की सारी संरचना शुरू होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई के बीच का अनुपात क्या है। अभी हमने किसकी बात करी थी, तो अभी हमने बात करी थी छोटी आंत, बड़ी आंत की। छोटी आंत की बात, छोटी आंत की होती है, अब बड़ी आंत की बात करेंगे। इसका अनुपात पूछे तो आप लोग बोलेंगे 5:1 है। इसका अनुपात 5:1। जब 5:1 है अनुपात, तो आप लोग अब देखेंगे कि भाई बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आप लोग बोलेंगे बड़ी आंत की जो लंबाई है, लंबाई है वो कितनी होती है, तो लंबाई होती है इसकी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, या आप इसे 5 फीट भी लिख सकते हैं। 5 फीट, 1 मीटर में 3 फुट होते हैं। अभी ये जो छोटी आंत है ये बड़ी क्यों है और बड़ी आंत छोटी क्यों है। जो बड़ी आंत है वो क्या है, वो चौड़ाई में ज्यादा है। ये क्या है, ये चौड़ाई में ज्यादा है, चौड़ाई ज्यादा है, इसी कारण इसको आप लोग बड़ी आंत बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे डाइजेशन में काम करती है। डाइजेशन में हम लोग HCl वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी हेल्प करती है क्या, छोटी आंत और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी बात करते हैं पित्तरस। पित्तरस का उत्पादन कहां पर होता है, पित्तरस, इसका उत्पादन कहां पर होता है, तो आप लोग एक शब्द पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, लीवर। लीवर हमारा बहुत सहायक है। इसी लीवर के अंदर क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे इसके अंदर उत्पादन होता है पित्तरस का, यानी बाइल जूस। लीवर के अंदर किस क्या होता है, पित्तरस का उत्पादन होता है, बाइल जूस। इसको आप लोग बाइल जूस के नाम से जानते हैं। इसी लीवर के अंदर आप लोग विटामिन पढ़ते हैं। कौन कौन से विटामिन, वैसे तो मैं आपको न्यूट्रिशन में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक विटामिन है KEDA, कीड़ा बोल देते हैं, लेकिन विटामिन ए की बात हो रही है, विटामिन के की बात हो रही है, विटामिन डी की बात हो रही है, 4 बातें हो रही है। ठीक है, ये एक विटामिन KEDA, ये कहाँ देखने को मिलेगा, आप लोग बोलेंगे लीवर के अंदर। ये लीवर बाइल जूस बनाता है। इसी के अंदर आप लोग पित्त की थैली पढ़ते हैं, पित्त की थैली जस्ट इसके नीचे होती है। ठीक है, इसी के बाद आप लोग लीवर में क्या पढ़ते हैं, लीवर में आप लोग पढ़ते हैं हिपेरिन। हिपेरिन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप लोग बोलेंगे लीवर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और पित्तरस का संबंध भी किससे है, लीवर से है। यही बातें आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। अगला आ जाओ। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा उत्तरदायी है, एरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या रेनिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। ठीक है, दूध प्रोटीन के पाचन में दिए गए एंजाइमों में से कौन सा उत्तरदायी है, एरेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या रेनिन। तो आपको मालूम है भाई, जो हमारा रेनिन एंजाइम है, वो रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में काम करता है। देखो एक बात समझते हैं, जो हमारी छोटी आंत है ना, यहां से बात समझने का प्रयत्न करेंगे। इस छोटी आंत के अंदर एक शब्द है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, इसका प्रयोग कौन कर रहा था, तो हमारे पूर्वज इसका प्रयोग करते थे। पूर्वजों के द्वारा इसका प्रयोग होता था, पूर्वजों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। प्रयोग में कैसे लाई जाती थी, पहले पूर्वज कच्चा मांस खाते थे, और इसी कच्चे मांस को पकाने में, इसका कच्चे मांस को डाइजेस्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता था, या फिर सेलुलोज को पचाने में, सेलुलोज को पचाने में इसका प्रयोग होता था, यानी इनके डाइजेशन में हेल्प किया करती है। ठीक है, छोटी आंत, कच्चा मांस को पचाने में इसका प्रयोग होता था, पचाने में
प्रयोग। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। किससे? तो आप लोग याद रखेंगे छोटी आंत से। इसका प्रयोग हमारे बड़े बूढ़े करते थे। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लार में निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेस, लिपेरोसिरेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लार में एंजाइम पाए जाते हैं तो आप लोग बोलेंगे ये टाइलिन लिख रखा है। ये ऐसे इसकी लैंग्वेज आप लोग देखोगे, इसको ऐसे लिखा जाता है पटाइलिन। पटाइलिन ऐसे लिखा जाता है इसको, लेकिन याद रखेंगे। देखो लार, लार क्या है? लार से एक दो बात याद रखेंगे। लार से एक बात तो याद रखनी है भाई, ये पाचन में सहायता करती है। लार पाचन में सहायता करती है। तो एक मनुष्य के अंदर कितने लीटर लार होती है? एक मनुष्य के अंदर लगभग 1.5 लीटर लाल होती है। 1.5 लीटर राल, यानी कि इसने राल कहते हैं देसी लैंग्वेज में, या फिर इसी को लार बोलते हैं, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? सलाइवा बोल देते हैं। अभी ये जो लार है ये मनुष्य के अंदर 1.5 लीटर होती है, लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि बच्चों के अंदर लार की मात्रा कितनी होती है? तो बच्चों में लार की मात्रा होती है 3 लीटर। 3 लीटर लार निकलती है बच्चों को। ठीक है, अभी लार में कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं? तो आप लोग बोलेंगे लार में 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। 2 कौन कौन से एंजाइम है? एक तो पटाइलिन यानी टाइलिन, और एक क्या है? लाइसोजाइम। ये 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं लार से। ये टाइलिन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में हमारी सहायता करता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। ये पाचन में सहायता करता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या भाई? थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आप लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स 3 शब्द पढ़ेंगे। एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये 3 चीजें मिलकर किसका निर्माण करती हैं? तो आप लोग बोलेंगे ये 3 चीजें मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सहायता करता है? तो आप लोग बोलेंगे टाइलिन। टाइलिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं। अग्नाशय रस में कितने एंजाइम होते हैं? अग्नाशय यानी कि स्टमक की बात कर रहा है। पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय। यहां से देख लेते भाई, ये आप लोग स्टमक लिख लो, स्टमक। अभी अगर मैं अग्नाशय की बात कर रहा हूं तो पूछा गया कितने एंजाइम होते हैं, तो आंसर देंगे कि भाई 6 एंजाइम होते हैं इसके अंदर। अग्नाशय में 6 एंजाइम होते हैं। और अग्नाशय क्या बात याद रखते हैं भाई? जो भोजन है, भोजन पेट के अंदर, भोजन पेट के अंदर क्या करता है? भोजन पेट के अंदर 4 घंटे रहता है। 4 घंटे रहता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। भोजन पेट में कितने घंटे रहता है? तो आप लोग बोलेंगे 4 घंटे रहता है। इसके बाद क्या याद रखेंगे? इसके बाद पेट में एक HCl होता है। पेट में HCl होता है, HCl होता है। ये क्या करता है? HCl भोजन को बैक्टीरिया मुक्त करता है। HCl भोजन को बैक्टीरिया मुक्त करता है, बैक्टीरिया मुक्त करता है। HCl भोजन को बैक्टीरिया मुक्त करता है। ठीक है, अब HCl के बारे में याद रखेंगे। HCl जो है वो पेट में, पेट को साफ रखता है, पेट को साफ रखता है। इसके बाद आप लोग HCl से क्या बात हो रही है? HCl पेट में एंजाइम के रूप में कार्य करता है। HCl पेट में एंजाइम के रूप में कार्य करता है। एंजाइम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, HCl पेट में एंजाइम के रूप में कार्य करता है। ये HCl याद रखेंगे। इसके बाद पेट में HCl होता है और हमारा एंजाइम होते हैं। जब ये सारी चीजें हैं तो ये क्या करता है? ये वेस्ट जो मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल को रेक्टम तक पहुंचाने का भी काम करता है। वेस्ट मटेरियल को और रेक्टम में भेज दिया जाता है, रेक्टम में भेज दिया जाता है।
ये बात भी आप लोग याद रखेंगे किससे, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे अग्नाशय से। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल संख्या कितनी है? हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी एक टॉपिक की बात करेंगे हम लोग, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। अभी स्केलेटन सिस्टम कितने तरीके से आप लोग बोलेंगे? स्केलेटन सिस्टम दो प्रकार का है, एक एंडोस्केलेटन सिस्टम और एक है एक्सोस्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन सिस्टम ये दो प्रकार का है, एक एंडोस्केलेटन सिस्टम और एक एक्सोस्केलेटन सिस्टम। ये क्या है? इससे हमारे शरीर की दोनों को मिलाकर हमारे शरीर की जो बॉडी है उस बॉडी का स्ट्रक्चर बॉडी शेप और बॉडी साइज ये सारी की सारी चीजें किसके द्वारा डिसाइड होती हैं? तो आप लोग बोलेंगे स्केलेटन सिस्टम। अब मैंने इसको दो भागों में तोड़ा, एक तो एंडोस्केलेटन सिस्टम और एक एक्सोस्केलेटन सिस्टम। इनमें क्या डिफरेंस है? तो आप लोग बोलेंगे जो एंडोस्केलेटन सिस्टम है इसमें क्या है, हड्डियों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्या होता है, हड्डियां अंदर की तरफ होती हैं, हड्डियां अंदर की तरफ होती हैं। जो अंदर की तरफ हड्डियां हैं उनको क्या बोला जाता है? तो आप लोग बोलेंगे एंडोस्केलेटन सिस्टम। जो हड्डियां बाहर की तरफ है उनको क्या बोलते हैं? तो आप लोग बोलेंगे जो हड्डियां बाहर की तरफ है उनको एक्सोस्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग बोलेंगे 206 हड्डियां, 206। टोटल मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डी होती है? अभी स्केलेटन को दो पार्ट में और तोड़ सकते हैं आप लोग, एक्सियल बोन और उपांगी। अक्षीय स्केलेटन को तोड़ते हैं, स्केलेटन को दो भागों में फिर तोड़ते हैं। ये क्या है? अक्षीय कंकाल तंत्र। ये क्या है? उपांगी। दो है, एक एक्सियल बोन सिस्टम है, अक्षीय हड्डी तंत्र, और एक क्या है? एक है उपांगी हड्डी तंत्र। ये दो भागों में तोड़ दिया। इनमें क्या डिफरेंस है भाई? सबसे पहले तो आपको याद रखनी है कि इनके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बोलेंगे एक्सियल के अंदर हड्डियों की संख्या 80 और उपांगी के अंदर हड्डियों की संख्या 126। 126 और 80 को हम जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितनी होगी? 206 हड्डियां। अब अक्षीय का क्वेश्चन पूछा तो आप लोग आंसर बता देंगे कि अक्षीय हड्डियों की संख्या 80। देखो, अक्षीय हड्डियां क्या है? जो किसी न किसी चीज को प्रोटेक्ट करती है, और उपांगी क्या है? जो नेचुरली है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, हमारे एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? एक हाथ में, तो ये मेरा पूरा हैंड है, इसके अंदर कितनी हड्डियां होंगी आपके अनुसार? तो आप लोग बोलेंगे कि हड्डियों की संख्या होगी 30। अच्छा, एक पैर में कितनी हड्डियां होंगी? एक पैर में कितनी हड्डियां होंगी? तो आप लोग बोलेंगे पैर की 30। अगर मैं बात करूं एक हाथ की, तो एक हाथ में 30 है तो दो हाथ में कितनी होगी? आप लोग बोलेंगे 60। अगर एक पैर में 30 है तो दो पैरों में कितनी होगी? तो आप लोग बोलेंगे 60। बहुत प्यारी बात, अच्छी बात। अभी आप लोग देखेंगे जो हमारा कपाल है, कपाल आप लोग समझते हैं, इस कपाल के अंदर कितनी हड्डियां होंगी? तो आप लोग बोलेंगे कपाल के अंदर 29 हड्डियां होंगी। लेकिन ये केवल 29 ही हड्डी होंगी, क्योंकि दो कपाल तो है नहीं मेरे पास, एक ही तो है, ये हमारा जो सिर है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैग्जिला है, मैंडिबल है, ऐसी बहुत सारी हड्डियां हैं। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? कपाल के अंदर कितनी हड्डी है? तो आप लोग बोलेंगे 29 हड्डियां हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, हमारे रिब्स यानी कि जो हमारी ये हड्डियां होती है, इसको क्या बोलते हैं? रिब्स। अगर आपसे पूछूं कि रिब्स की संख्या कितनी है, तो आप लोग बोलेंगे रिब्स की संख्या 24। 24 रिब्स याद रखनी है, 29 कपाल के अंदर और 30 हाथों के अंदर याद रखनी है, और पैरों के अंदर भी 30 ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा रोग है जिसमें दांत दुर्बल तथा चितकबरे हो जाते हैं? दांत की बात आ गई भाई, याद रखेंगे थोड़ा सा, दांत से और थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो मैंने अभी बता दिया था आपको, ऐसे तो फ्लोरिन या फ्लोरोसिस, इसके कारण क्या होता है? दांत दुर्बल तथा चितकबरे हो जाते हैं, दुर्बल तथा चितकबरे हो जाते हैं। अभी दांत में क्या क्या चीज होती है भाई? दांत के 3 भाग होते हैं। दांत के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं दांत के अंदर। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है इनेमल। इनेमल के बारे में याद रखेंगे, यह है क्राउन ऑफ टीथ, क्राउन ऑफ
टीथ के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे क्राउन ऑफ टीथ के नाम से इनेमल को जाना जाता है। इसके बाद एक है डेक्टम, डेक्टम, और तीसरा क्या है, तीसरा चैम्बर। ये दांत के 3 पार्ट होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर का सबसे मजबूत, मानव शरीर की सबसे मजबूत चीज, मानव शरीर की सबसे मजबूत चीज, याद रखना भाई 1, 2 और 3 है। इसको आप लोग डेकिटम भी बोल सकते हैं, डेकिटम, लेकिन एक ही बात है, डेक्टम या डेकिटम। ये 3 पार्ट होते हैं दांत के अंदर। मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सबसे मजबूत भाग है इनेमल, इनेमल। एक तो बात ये होगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करता हूं, आपसे आपसे पूछूं मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो आप लोग बोलेंगे मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है, तो आप लोग बोले मजबूत हड्डी है फीमर, मजबूत हड्डी का नाम क्या है, फीमर। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी। सबसे मजबूत भाग पूछे तो इनेमल है दांत के अंदर होता है, ये सबसे मजबूत होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि। अब मैंने आपको बताया था कि भाई कपाल के अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो आप लोग बोलेंगे कपाल के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 29। अगर मैं बात करूं चेहरे के अंदर, फेस में कितनी हड्डियां होती है, तो आप लोग बोलेंगे फेस के अंदर लगभग 14 हड्डी होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है, तो कान के अंदर हड्डियों की संख्या आप लोग बोलेंगे कान के अंदर हड्डियों की संख्या होती है 3, 3। कान के अंदर 3 हड्डियां होती है। 3 हड्डियां कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली हड्डी का नाम याद रखेंगे आप लोग। पहली हड्डी क्या है, मैंडिबल, मैंडिबल। दूसरी हड्डी का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे दूसरी हड्डी का नाम है इनकस। और तीसरी हड्डी का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे स्टेपिच, स्टेपिच। ये 3 हड्डियां। अभी एक मेंटिबल है, एक इनकस है और एक स्टेपिज है। अगर मैं पूछूं कान के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, जो हमारा कान है, इस कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे इनकस। ये कान की सबसे बड़ी हड्डी है, कान की सबसे बड़ी हड्डी, कान की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे इनकस। यदि मैं बोलूं कान की सबसे छोटी हड्डी, तो आप लोग बोलेंगे स्टेपिज। लेकिन इस कान से एक बात और याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये सबसे छोटी हड्डी, तो भी आप लोग क्या आंसर देंगे, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, स्टेपिज। ठीक है, स्टेपिज कहाँ होती है, कान में होती है स्टेपिज, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से किसकी कमी के कारण हड्डी विकृति होती है, किसकी कमी के कारण हड्डियों का क्षरण होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। अगर मैं बात करूं हड्डियों के अंदर, हड्डी की बात कर लेते हैं। हड्डी में जो चमक होती है, चमक किसके कारण होती है, यानी जो साइन करती है हड्डी, वो साइनिंग किसके कारण होती है, मजबूती किसके कारण होती है, ये दोनों बात याद रखेंगे। अगर मजबूती की बात करूं, ये होती है कैल्शियम के कारण। अगर मैं बात करूं शाइनिंग की, तो आप लोग बोलेंगे फॉस्फोरस के कारण। फॉस्फोरस के कारण क्या होती है, शाइन करती है हमारी हड्डियां। हड्डियों की चमक का रीजन क्या है, फॉस्फोरस, और हड्डियों की मजबूती का कारण क्या है, कैल्शियम। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। अभी एक चीज बच गई, विटामिन डी। इसको हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उस न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग इस विटामिन डी की बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे न्यूट्रिशन की, विटामिन डी की गोली लेते हैं, लेकिन गोली काम की नहीं होती। सूर्य जो है, सूर्य से हमारा शरीर विटामिन डी एब्जॉर्व करता है। अभी हड्डी की विकृति के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस तो मिल गया, लेकिन विटामिन डी नहीं था, तो विटामिन डी को भी याद रखेंगे। ये तीनों उपरोक्त सभी हो जाएंगे, 2 हैं तो चौथा अपने आप, तीसरा अपने आप हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कपाल के अंदर हड्डियों की, जैसे मुख के अंदर बात कर लेते हैं। एक जो ऊपरी जबड़े की हड्डी है, ऊपरी जबड़े की हड्डी, इसको क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे इसको बोलते हैं मैक्सिला, मैक्सिला। अगर मैं आपसे बोलूं कि निचले जबड़े की हड्डी क्या कहलाती है, निचले जबड़े की
हड्डी। तो निचली जबड़ी की हड्डी को बोलते हैं मैंडिबल। मैंडिबल, ये दो बात आप लोग याद रखेंगे। अभी इसी मैंडिबल के अंदर, मैंडिबल के नीचे एक हड्डी होती है जिसका नाम है हायोइड, हायोइड बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हायोइड बोन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस हायोइड बोन से पूछता है कि भाई गले की हड्डी कौन सी है, गले की हड्डी कौन सी है, तो आप लोग बोलेंगे गले की हड्डी को हायोइड बोन बोलते हैं। गले की हड्डी एच है, एच का मतलब क्या है, हायोइड बोन। ये जस्ट मैंडिबल के नीचे होती है, ठीक है। एक लेक्रिमल ग्लैंड होती है और उसी लेक्रिमल ग्लैंड के ऊपर एक लेक्रिमल बोन होती है, लेक्रिमल। ये जस्ट हमारी आंख के बिल्कुल समीप होती है अगर लेक्रिमल बोन की बात करूं। और एक लेक्रिमल ग्लैंड है, लेक्रिमल ग्रंथि, इसको भी देख लेते हैं। लेक्रिमल ग्रंथि क्या है? इसी को आप लोग अश्रु ग्रंथि के नाम से जानते हैं, आंसू ग्रंथि, आंसू ग्रंथि बोल सकते हैं। आंसू ग्रंथि से क्या तात्पर्य है भाई? आंसू ग्रंथि से तात्पर्य है जो हमारे आंख से आंसू निकलते हैं ना, वो उस ग्लैंड के लिए कौन उत्तरदायी है, तो आप लोग बोलेंगे लेक्रिमल। जैसे बहुत सारे लड़के हैं, उनके आंखों में पानी नहीं आता, जब पानी नहीं आता तो वो क्या है, वो उसकी लेक्रिमल ग्लैंड खराब हो गई है, ठीक है। और एक लेक्रिमल बोन है, इसी के जस्ट नीचे होती है लेक्रिमल ग्लैंड, ठीक। ऊपरी जबड़ा क्या है, मैक्सिला, निचला क्या है, मैंडिबल। कान के अंदर मैंडिबल, इनकस और नीचे स्टेपिस, ये तीन हड्डियां इसकी याद रखनी है, और ये कुछ हड्डियां, ठीक है। ये हमारे स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। तो भाई ये थी आज की हमारी क्लास, आशा करूंगा कि आपको समझ में आई होगी। एक बार जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसी लगी आज की क्लास आपको, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। हम्म हम्म ठीक है भाई, तो आज की बातें यहीं तक थी, और बातें हम लोग नेक्स्ट लेसन करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।